इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गाल्टन का क्या कंट्रीब्यूशन था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। तो इससे पहले विलियम वुंड जो थे वो डिस्क्राइब कर रहे थे यूनिवर्सल ऑफ माइंड, कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, सेंसरी ऑर्गन कैसे काम करते हैं, हम लोग चीज़ों को सेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही थी। बट वहीं पे गाल्टन आते हैं और उन्होंने बोला, इंडिविजुअल डिफरेंस टर्म को उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। बोला कि सारी चीज़ें सेम होने के बावजूद भी फिर भी हमारे लोगों के बीचों में उस तरह की डिफरेंसेस होती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे पहले हम एरर समझ के, ठीक है, एरर समझ के ट्रीट करते थे, बट उन्होंने फिर एंड्रोमेटिक लेबोरेटरी बनाया 1884 में, और उन्होंने साइकोलॉजी को एक अलग डेविएशन दिया। उन्होंने बोला कि ह्यूमन एरर नाम की भी कोई चीज़ होती है, हमारी सबकी माइंड सारी सेंसेस एक तरीके से काम नहीं करती है। तो बेसिकली अभी तक जो विलियम वुंड थे वो एवरेज रिस्पॉन्स ऑफ माइंड को या फिर एवरेज रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करे थे, बट गाल्टन वहीं पे आते हैं और बोलते हैं कि हमारे सारे इंडिविजुअल के अंदर में एक काइंड ऑफ डिफरेंस है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, और हम सारे इंसान अपनी एबिलिटीज़ में थोड़े बहुत अलग हैं। सो गाल्टन को बोला जाता है फादर ऑफ साइकोमेट्री, क्योंकि ये बिलीव करते थे कि मेंटल इंटेलिजेंस जो है वो आप माप सकते हो, ठीक है, कि कितने तेज़ी से आप किसी चीज़ को साफली आप किसी चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी, आपकी सेंसरी एक्यूटी कितनी हाई है, मतलब हाउ साफली यू कैन सेंस द समथिंग, द गुड मेंटल स्ट्रेंथ यू हैव। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था गाल्टन विसल, उसके बारे में जानेंगे। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक विसल लिया और उसे बजाया, ठीक है। ये विसल उन्होंने इंसानों के लिए भी बजाया, ठीक है, कि कहाँ पे आपको कोई साउंड सुनाई देती है, किस रेंज में आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देती है, ठीक है। फिर वो उस एक्सपेरिमेंट को जाके जू में करते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो कैट्स को देखते हैं, तो कैट्स को नोटिस करते हैं कि थोड़ी भी साउंड में जहाँ पे ह्यूमन को वो चीज़ साइलेंस लगती है, वहाँ पे कैट वो चीज़ डिटेक्ट कर पाती है। डॉग को अलग है। ओल्डर एंड वीएस यंगर पीपल का भी हमारा सेंसरी आउटपुट जो है वो अलग अलग है। जैसे कि ओल्डर लोग जो हैं वो टाइम के साथ वो कम चीज़ें सेंस कर पाते हैं, बट जो यंग पीपल हैं वो ज़्यादा कर पाते हैं। तो यहाँ से उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस जो है वो आपके सेंस से लिंक्ड है, ठीक है, कि आप कितने जल्दी चीज़ों को सेंस कर पाते हो, और ये भी क्वान्टिफाई है, मतलब इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो 3 मेजर पॉइंट उन्होंने जो किया वो था, मेजर द हाई पिच ऑफ अ पर्सन एंड द एनिमल्स, ठीक है। पहला कि सारे स्पीसीज़ की हियरिंग रेंज जो है उन्होंने एक्चुअली ऑडियो को ही एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया, और उन्होंने बोला कि सारे स्पीसीज़ की हियरिंग रेंज जो है वो अलग अलग है। ह्यूमन की जो सेंसरी चीज़ें हैं वो एज के साथ डिक्लाइन होती है, और फिज़िकल सेंस जो है उसको भी आप मेज़र कर सकते हो किसी इंसान की कितनी है, जो कि आप हाइट और वेट की तरह से भी आप माप सकते हो। सेकंड एक्सपेरिमेंट का उनका पार्ट था मेंटल इमेजिनरी का, ठीक है। सेकंड उनका एक्सपेरिमेंट का पार्ट था मेंटल इमेजिनरी का, जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन आयर के फॉर्म में चीज़ों को समझने का कोशिश किया कि कैसे हर इंसान एक अलग अलग इमेज देख पाता है, ठीक है, माइंड आइज देख पाता है, ठीक है, वो कैसे किसी चीज़ को देख पाता है, समझ पाता है, वो एक इंडिविजुअल डिफरेंस है। सेम चीज़ों को लोग अलग अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं, उस पर उन्होंने काम किया। तो हम गाल्टन के स्टैटिक इनोवेशंस में बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि उनका पहला था द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन, कि कैसे एक चीज़ दूसरे चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि कैसे एक टॉल पेरेंट्स के भी बच्चे टॉल होते हैं, ठीक है। गाल्टन रियलाइज दैट वाइल टॉल पेरेंट्स जनरली उनके पास होते हैं, द रिलेशनशिप इजंट परफेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने वैल्यू ऑफ आर जो है ये बाद में हम पढ़ेंगे कि कार्ल पर्सन ने इसे फॉर्मूला को निकाला। बस उन्होंने ये बोला कि एक चीज़ों की होने से दूसरे चीज़ों की प्रोबेबिलिटी -1 से +1 की है, मतलब कि कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने क्लोजली दो वेरिएबल आपस में ट्रैवल करते हैं, इनको इन्होंने समझा। दो चीज़ों की कोरिलेशन होती है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, कि मतलब एक चीज़ के बढ़ने से कैसे दूसरी चीज़ बढ़ती है। जैसे कि आप स्टडी आवर बढ़ाओगे तो आपके एग्जाम के स्कोर्स भी बढ़ने के चांसेस उतने हाई है। निगेटिव कोरिलेशन, कि कैसे एक चीज़ के बढ़ने से, जैसे आप वीडियो गेम ज़्यादा खोलोगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब होगी, तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ घटती है तो उसको बोलते हैं निगेटिव। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है, या एक चीज़ के घटने से दूसरी घटती है, तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव कोरिलेशन, ये हो गया तुम्हारा निगेटिव कोरिलेशन। ज़ीरो कोरिलेशन, की कैसे कोई चीज़ ऐसा भी हो सकता है दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं हो, जैसे कि नो रिलेशन पैटर्न में आप ये समझो कि जैसे कि गर्मियाँ होती है तो उस टाइम पे गर्मी में सन का रेज बढ़ता है, उस टाइम पे आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ती है, बट इस दोनों चीज़ का कोई आपस में इस दोनों चीज़ का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो उन्होंने फिर अपने एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ समझा कि कोरिलेशन जो है वो कंक्लूजन नहीं है, ठीक है।
तो सेकंड पॉइंट उन्होंने जो डिफाइन किया था वो रिग्रेशन टुवर्ड द मीन। उन्होंने ऐसा भी नोटिस किया कि कुछ पेरेंट्स हैं जो कि काफ़ी टॉल पेरेंट्स हैं, उनके भी बच्चे जो है वो शॉर्टर हाइट्स के होते हैं थोड़े, या फिर शॉर्टर पेरेंट्स के बच्चे भी टॉलर हाइट के होते हैं। तो ये चीज़ वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उसी को उन्होंने समझने के लिए ये एक बार ग्राफ दिया, ठीक है। ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो इस रेंज में आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग किसी भी चीज़ में, जैसे आपका दिमाग काम करता है, आपकी बॉडी काम करती है, हर एक चीज़ एवरेज, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो इसी रेंज में आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रीम्स पे होते हैं, जो कि काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। बट लेकिन सारे लोग का दिमाग एक ही तरह से काम करता है, सारे लोग एक ही तरह से सोचते हैं, हर चीज़ें एक तरीके से होती है। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट बना है कि मैक्सिमम लोग एवरेज को ही रिटर्न करते हैं, भले ही किसी के पेरेंट्स शॉर्ट हो, टॉल हो, बट सारे लोग ऑलमोस्ट एवरेज की तरफ ही इंक्लाइंड होते हैं। तो रिग्रेशन टुवर्ड द मीन का मतलब होता है कि सारे लोग जो होते हैं वो मीन की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। मतलब रिग्रेशन टुवर्ड द मीन की तरफ, जो सब मैक्सिमम लोगों का डेटा है, लोग उसी की तरफ, इस कर्व के थ्रू जो है वो हम इसे ही समझते हैं। मैक्सिमम लोग जो है ये मीन डेटा की तरफ ही हमारा माइंड, हमारा सारा सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो गैल्टन ने जो है ना बेसिकली परसेंटाइल सिस्टम को लाया, क्योंकि वो चीज़ों को बेसिकली एक फॉर्मूले के तौर पे या फिर एक कांस्टेंट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने परसेंटाइल के तौर पे चीज़ों को समझा कि जैसे कि 90% अगर किसी चीज़ में आती है, 90 परसेंटाइल मतलब कि आप 90% ऑफ द पीपल्स आ गए, मतलब लोगों के कंपैरिजन में चीज़ों को स्टडी किया, क्योंकि डायरेक्ट रॉ डेटा दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन निकालना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने परसेंटाइल की चीज़ों में चीज़ें, जैसे कि IQ टेस्ट होती है, वो भी हम ये नहीं देखते कि कितनी होनी चाहिए नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, बाकी लोगों के जो मीन डेटा है, ठीक है, जो मीन डेटा है उससे हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को। किस मीन डेटा में किसी की परसेंटाइल 90 है तो मतलब वो 90% लोगों से आगे है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम चीज़ों को रीड करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिबेट था, ठीक है, नेचर वीएस नर्चर का। तो गार्डन था, उन्होंने बोला, लोग पहले ये समझते थे कि जो नेचर होता है, मतलब इंटेलिजेंस या कोई भी चीज़ होती है, वो आपकी फैमिली से आती है, आपके जीन से आती है, आपके DNA से आती है, ठीक है। वो टोटली DNA कॉपीड होती है। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी के फादर इंटेलिजेंट है तो उसका हेड स्टार्ट पहले हो जाता है, और बहुत अच्छे लॉयर है, साइंटिस्ट है, तो उनके बच्चे को भी एक DNA में एज मिल जाता है, ठीक है। बट नर्चर ये बोलता था कि नहीं, टैबुला रासा, हमारा माइंड जो है ब्लैंक स्टेट में डेवलप होता है, हमारा माइंड ब्लैंक होता है जब हम आते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो होता है वो हमारे पेरेंट्स की राइजिंग स्टाइल क्या है, हमारा एजुकेशन कल्चर क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं कि हम कैसे इंसान बनेंगे। तो उसको उन्होंने समझने के लिए क्या किया, स्टडी किया कि दो आइडेंटिकल ट्विंस लिए, दोनों को अलग अलग जगह पे परा किया, और फिर देखा कि अगर दोनों का DNA सेम है तो क्या वो इंसान एक तरीके से काम करते हैं या फिर उनमें कुछ अलग भी चीज़ें हैं। अगर वो अलग अलग जगह पे रेज किए गए हैं अलग अलग स्टैंडर्ड के साथ, तो दे आर सेम और डिफरेंट। एडॉप्टिव स्टडीज़ भी है कि जैसे मान लो अगर कोई चाइल्ड को आप अडॉप्ट करते हो, ठीक है, तो वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के नेचर पे जाता है जो उसकी DNA में है, या फिर वो अडॉप्टेड पेरेंट्स के नेचर में आता है जो उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं। तो मॉडर्न जो है वो उसको इंटरेक्शन को ऐसे समझता है कि दोनों चीज़ जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब दोनों चीज़ जो है वो साथ में काम करती है। नेचर और नर्चर दोनों साथ में काम करती है, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। नेचर इज़ लाइक अ समथिंग सीड है कि आप सनफ्लावर हो या फिर रोज़ हो, बट नर्चर है कि आपकी सॉइल वाटर सन डिफाइन करेगी कि आप लाइफ में कितना ग्रो करोगे, कैसी पर्सपेक्टिव रखोगे, ये सारी चीज़ें आपकी नर्चर डिफाइन करती हैं। तब हम बात करते हैं गैल्टन के ड्रॉबैक्स के बारे में, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स में सबसे पहला आता है द एंट्रोपैटी लैबोरेटरीज में इतना सारा डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया था, और सारे डेटा को इतना कंबाइंड फॉर्म में रीड कर रहे थे अलग अलग डेटा को, तो ये एक थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी थिंग था, सॉरी। फिर है ड्रॉबैक की बातें हैं कि उनका जो ड्रॉबैक ये था कि हाई क्वालिटी जीन्स होती है ना, वहीं से हाई क्वालिटी बच्चे निकलते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक ड्रॉबैक था। इसको उन्होंने एजुकेशन बाद में इसका काफ़ी ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट पड़ गया सोसाइटी पे। तो लोगों ने सोचा कि जो लोग सक्सेसफुल है, ये लोग हैं, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। और नेक्स्ट है हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस को उन्होंने समझा कि जितना ज़्यादा आप सेंसरी, आपके क्यूटी है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सेंस कर पाते हो, देख पाते हो, या फिर आप सुन पाते हो, उतनी अच्छी आपकी इंटेलिजेंस है। बट इंटेलिजेंस का डेफिनेशन ये बहुत ही ख़राब है। इंटेलिजेंस बे बियॉन्ड है। बाद में अल्फ्रेड बिनेट ने ये बताया कि अगर आपके पास भी एक अच्छी आईसाइट है, उसके बाद भी आपकी रीजनिंग ख़राब हो सकती है। तो इंटेलिजेंस जो है वो सेंसरी, ऑडिटरी या फिर ये सब के बहुत बियॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्चर पे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये समझा कि जैसे कि ग्रेट मैन है तो उसके बच्चे भी जो होते हैं मोस्टली ग्रेट ही बनते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई सक्सेसफुल इंसान है तो उसके बच्चे सक्सेसफुल ही बनेंगे, तो ये जीन्स पे डिपेंड नहीं करता है। उन्होंने उसको टोटली बायोलॉजिकल ले लिया, बट बायोलॉजिकल लेने की ज़रूरत नहीं थी। नर्चर पे उन्होंने फोकस नहीं किया। नर्चर मतलब कि अगर कोई
सक्सेसफुल इंसान है तो उसके बच्चे को बेस्ट फूड, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट सोशल कनेक्शन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं, नर्चर वाला वो भी इफ़ेक्ट करता है कि कोई इंसान कैसा होगा। फिर है फ्लॉज था कि उन्होंने वर्ड एसोसिएशन बनाया था कि आप वो सेल्फ कंडक्ट करते थे कि वर्ड से आपके दिमाग में क्या आता है, ये सारी चीज़ें। तो ये आप का एक पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, ठीक है। तो इससे बाकी दुनिया कैसे सोचती है उसमें आप परसेंटाइल वगैरह निकाल रहे हो किसी के वर्ड एसोसिएशन से, तो दैट इज़ नॉट द गुड थिंग टू डू। तो नेक्स्ट सेकंड हम कंटिन्यू करते हैं हरमन एबिसस के साथ, ठीक है। उन्होंने माइंड और मेमोरी, गाल्टन ने पढ़ा सेंस के बारे में कि आपकी सेंस और इंटेलिजेंस कैसे रिलेटेड है, नहीं है, ठीक है। बट इन्होंने, ये दो साइंटिस्ट थे विलियम जेम्स और हरमन एबिसस, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये जो थे वो माइंड और मेमोरी के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। आगे हम इसको समझते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये समझा एबिसस वर्क में, ठीक है, उन्होंने ये समझा कि कैसे हमारा माइंड जो है, मेमोरी जो है वो कैसे काम करती है, ठीक है। उसके बारे में ये ज़्यादा इनका रिसर्च था, ठीक है। तो नॉनसेंस सिलेबस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ये समझा कि जैसे कोई चीज़ आप जानते हो उनके बारे में, जैसे आप एप्पल सोचते हो तो आपको एप्पल याद करना आसान है क्योंकि आपके पास एप्पल का इमेज है, क्योंकि आप एप्पल खाते हो बचपन से। तो जब आप नर्सरी में जाते हो तो एप्पल आप या ये सारे वर्ड्स जो है आप इजीली सीख पाते हो, ठीक है। बट उन्होंने एक नॉनसेंस सिलेबस इंट्रोड्यूस किया कि जो चीज़ जो आपके रिलेशन में नहीं है, तो जैसे कि कोई वर्ड, जैसे 3 वर्ड पर उन्होंने काफ़ी सारे वर्ड बनाए 3 लेटर से, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको याद करना माइंड के लिए कैसा, कितना टाइम लगता है, नहीं लगता, उन्होंने समझा, ठीक है। गार्बेज वर्ड इसको इन्होंने नाम दिया। इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, बट हाउ आवर माइंड एबल टू रिकॉल एंड हाउ आवर माइंड एबल टू मेमोराइज द न्यू डेटा लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद फॉरगेटिंग कब उन्होंने बताया, फॉरगेटिंग इज द फैडलिंग इफेक्ट, मतलब कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो पहले 20 मिनट्स में ही आप काफ़ी चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है। तो हमारा माइंड जो है वो फॉरगेटिंग करता है, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इसको देते हो तो उस टाइम में वो चीज़ें को फॉरगेट करता है। मतलब कि मान लीजिए अगर ये कर्व है तो ये कुछ इस तरह से कर्व है कि स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत जल्दी ड्रॉप होंगी, आपने कोई चीज़ पढ़ी वो अचानक से बहुत जल्दी ड्रॉप होंगी। उसके बाद एक स्टैग्नेंटी के साथ, मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो है ना, यही कुछ टाइम में ही मैक्सिमम चीज़ें आप जो है वो फॉरवर्ड कर जाओगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम यहीं पे आप फॉरवर्ड कर जाओगे, फिर ये धीरे धीरे करके आप फॉरवर्ड करने लगोगे। इसीलिए रिकॉलिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए एक टेक्निक भी बताया जाता है कि जब आप पढ़ो तो पहले जब पढ़ के तुरंत रखो, उसी टाइम पर चीज़ों को रिकॉल कर लो कि ये जो मैक्सिमम यहाँ पर फॉरगेटिंग होता है दिमाग का, ठीक है, इससे आप बच सको। यहाँ पे यहीं पे आप चीज़ों को रिकॉल कर लो ताकि ये चीज़ें दिमाग में दोबारा शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ जो मैक्सिमम फॉल होता है फर्स्ट 20 मिनट्स में, ये आपको नहीं होगा, ठीक है, उस टाइम पे तो नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द स्पेसिंग इफेक्ट। उन्होंने ये बताया कि हमारा माइंड जो है वो स्पेस के साथ चीज़ों को समझता है। जैसे कि मैथ्स प्रैक्टिस, आप एक बार में ही बहुत सारी 5 घंटे के सेशन में ही आप चाहोगे सब कुछ सीख लो और दिमाग को बहुत ज़्यादा मेमोरी दे दोगे, ठीक है। तो वो दिमाग जो है वो उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाता है। जैसे कि मान लो आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, सारे कलर्स को अचानक से कैनवा पे रख दिया, ये वो, तो वो अच्छे से स्टिक नहीं करेंगे। बहुत सारे कलर्स के, बहुत सारी न्यू कंसेप्ट बहुत सारे सीखते हो, तो उसको धीरे धीरे सीखना चाहिए, नहीं कि एक बार में सीख लिया तो वो दिमाग में नहीं रहेगा। स्पेसिंग या फिर डिस्टर्ब स्पेस होता है कि आप 30 मिनट तक पढ़ते हो, उसके बाद वेट करो, अपने दिमाग को स्पेस दो। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप दिमाग को देते हो उसके बाद दिमाग को थोड़ा सा स्पेस दो, उसके बाद अगली चीज़ ऐड करो। जैसे कि समथिंग लाइक कि आप कैनवा पे पेंट कर रहे हो और कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपने उस पर ये किया, कुछ टाइम बाद आपने उस पर कुछ कलर लगाया, फिर वो सूख गया, फिर दूसरा कलर, तो वहाँ पे कलर पकड़ेगा और पेंटिंग अच्छी बनेगी। उसी तरीके से मेमोरी के साथ भी है, ठीक है। तो रिज़ल्ट में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन में अगर स्पेस्ड सेशन होते हैं तो ज़्यादा टाइम तक ब्रेन जो है वो किसी चीज़ को याद कर पाता है, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी की बात करते हैं, मतलब ब्रेन जो है वो ब्रेक्स, इन्फॉर्मेशन को ब्रेक्स चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो है वो कंटिन्यू कर सके शॉर्ट टर्म की जगह, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ गए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स फंक्शनिज्म लेके आते हैं। काफ़ी लोग बात कर चुके थे, माइंड को केमिस्ट्री की तरह देख रहे थे, ठीक है, कि टेनी पीसेस, एटम्स, ये वो, माइंड कैसे काम करता है, ये है। बट ये जो था मोस्टली एप्लीकेशन और फंक्शन पे आते हैं कि हमारी माइंड फंक्शन किस तरीके से करती है, उसको ये पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उन्होंने बोला कि हमारा दिमाग जो है ना, थॉट्स जो है हमारे दिमाग में वो फ्लोइंग रिवर की तरह है। मतलब कि आपको एक थॉट बाद में आया,
फिर बाद में दोबारा थॉट जब आपको सेम बार आता है, रिपीट आता है, तो आप में कुछ चेंज होता है, ठीक है। मतलब आपका दिमाग हमेशा जब भी आप कुछ बारे में नहीं भी सोच रहे हो, फिर भी आपका दिमाग जो है वो ड्रिफ्ट कर रहा है इन द सेम रिवर, वेयर थॉट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, टाइम टू टाइम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, एक दूसरे से ब्लेंड हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक थॉट जब आपके दिमाग में अभी कुछ आता है, फिर थोड़ी देर बाद जब वो थॉट फिर से आपके दिमाग में आता है, तो आपका परसेप्शन चीज़ों को लेके काफ़ी अलग होता है, ठीक है। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ इमोशन के बारे में एक कॉमन सेंस बोला कि जब आप स्नेक को देखते हो, फिर आपको फियर महसूस होता है, आपका हार्ट बीट बढ़ता है, इसलिए आप रन करते हो। बट विलियम जेम्स ने बोला जब आप स्नेक को देखते हो तो आप रन करते हो, आपका हार्ट बीट बढ़ता है, देन यू फील द फियर, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने उल्टा बताया, ठीक है। सिंपल रूल बोला कि इमोशन जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में आते हैं हमारे फिजिकल रिएक्शन की वजह से। उसके बाद उन्होंने फ्लाइंग व्हील बताया। वाह, तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि हैबिट्स जो होते हैं एक्चुअली में सेविंग्स एनर्जी का काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके दिमाग में व्हाट डू यू बिलीव, डू समथिंग ओवर एंड ओवर, आप कोई काम करते हो तो जो हैबिट होता है वो हमारे ब्रेन का एनर्जी सेव करता है, हमारे बॉडी में न्यूरल पाथवेज बनाता है ब्रेन में, ताकि वो चीज़ हमारे लिए करना आसान होता है। जैसे कि आप वॉकिंग करने के साथ आप ब्रश कर रहे हो, तो ये चीज़ आपकी एनर्जी को सेव करता है, और इसी टाइम पे आप काफ़ी मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स सोच सकते हो, क्योंकि ये सेविंग एनर्जी का काम करता है। नेक्स्ट उन्होंने बात बोला कि द फिलॉसफी ऑफ ट्रूथ, उन्होंने बोला जो चीज़ आपके लिए काम करती है वो आपके लिए सही है। जैसे कि आप बिलीव करते हो, आप कॉन्फिडेंट पर्सन, आप इंटरव्यू में जाते हो और वहाँ अच्छा करके आते हो, तो उन्होंने प्रैक्टिकल रिजल्ट्स और प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में लाइफ में ज़्यादा फोकस किया एज़ कम्पेयर टू चीज़ों को इधर उधर समझने में। उन्होंने बोला फंक्शनलिज्म क्या है कि माइंड जो है वो टूल है, ठीक है, जो कि सर्वाइवल के लिए काम करती है। कॉन्शियसनेस की थॉट जो है कंटिन्यूअस फ्लो है, सेपरेट पीसेस नहीं है, हर एक थॉट दूसरे से जुड़ी हुई है, ब्लेंड हो चुकी है, ठीक है। जेम्स लर्न्स थ्योरी थी कि इमोशन जो है वो हमारे बॉडी में हमारी फिजिकल रिएक्शन की वजह से आता है। हैबिट जो होते हैं वो ब्रेन का शॉर्टकट होते हैं, उससे हम अपनी एनर्जी को सेव करते हैं ताकि चीज़ें हम और ज़्यादा सोच सकें, ठीक है। फिर है पैराडिज्म, उन्होंने बोला कि जो चीज़ आपके लिए काम करती है वो चीज़ आपके लिए सही है।